चलिए दोस्तों, आज हम आयनिक कंपाउंड और आयनिक बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं आयनिक कंपाउंड की, तो आयनिक कंपाउंड को समझने के लिए आयनिक बॉन्ड क्या होता है इसके बारे में मुझे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हम आयनिक कंपाउंड को डिस्कस करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं। और ये तो आप समझ ही गए होंगे कि वो कंपाउंड जिनमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है उन्हें हम आयनिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। आयनिक बॉन्ड दोस्तों हमेशा दो अपोजिट आयन के बीच में बनता है। अब आयनिक बॉन्ड किन के बीच में बनेगा? आयन्स के बीच में। और आयन्स भी कौन से? अपोजिट आयन। और दो अपोजिटली चार्ज आयन कौन कौन से होते हैं? कैटायन एंड एनायन। कैटायन एंड एनायन। पॉजिटिवली चार्ज आयन क्या कहलाते हैं? कैटायन कहलाते हैं। और नेगेटिवली चार्ज आयन क्या कहलाते हैं? एनायन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं Na+ की और अगर मैं बात करूं Cl- की, तो Na+ और Cl- दोनों ही चार्ज स्पीसीज है। तो कोई भी चार्ज स्पीसीज क्या कहलाती है? आयन्स कहलाती है। यानी आयन क्या हो गए? एनी चार्ज्ड स्पीसीज। एनी चार्ज स्पीसीज इज नोन एज आयन। अब चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज कहलाती है कैटायन और नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज कहलाती है एनायन। क्लियर? अब हम देखते हैं दोस्तों कि कैटायन और एनायन ये दो अपोजिटली चार्ज स्पीसीज है, दो अपोजिटली चार्ज आयन हैं। और दोस्तों हमें पता है कि दो अपोजिट चार्ज के बीच में हमेशा क्या होता है? अट्रैक्शन पाया जाता है। हमेशा ध्यान रखिए कि क्या ध्यान रखना है आपको? हमेशा अपोजिटली चार्ज्ड आयन के बीच में हमेशा क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। क्लियर? दो अपोजिटली चार्ज आयन्स के बीच में हमेशा क्या होता है? अट्रैक्शन। यानी कि प्लस माइनस एक दूसरे को हमेशा क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन सेम चार्ज हमेशा क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अपोजिटली चार्ज आयन के बीच में हमेशा क्या पाया जाता है? अट्रैक्शन पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ Na+ और Cl- की, तो हमें पता है Na+ और Cl- दो अपोजिटली चार्ज आयन हैं। तो इनके बीच में हमेशा क्या पाया जाएगा? अट्रैक्शन पाया जाएगा। और इसी अट्रैक्शन को इनके बीच में क्या पाया जाएगा? अट्रैक्शन पाया जाएगा। और इसी अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। यानी आयनिक बॉन्ड क्या होता है? कैटायन और एनायन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। और जिन कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड पाया जाता है उसे हम आयनिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड क्या होता है और किस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्लियर? अब यहाँ पे हम कुछ एडिशनल चीज़ें देखते हैं। हम देखते हैं कि Na+ और Cl- एक्चुअल में बनता कैसे है। यानी Na से Na+ किस तरीके से बनता है और Cl से Cl- किस तरीके से बनता है। अगर ये आप अच्छे से समझ गए तो आप ये भी समझ जाएंगे कि आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन क्यों होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर मैं बात करूं फॉर्मेशन ऑफ कैटायन की, उसको एक सिंपल से एग्जांपल से Na के एग्जांपल से, सोडियम के एग्जांपल से ही समझ लेते हैं। देखिए, कैटायन का फॉर्मेशन हमेशा होता है बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के निकलने से हमेशा किसका फॉर्मेशन होता है? कैटायन का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, आप सोडियम है और सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? Na+ में कन्वर्ट हो जाता है। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो कितना पॉजिटिव चार्ज आ गया? एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर कोई स्पीसीज, कोई एटम 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है तो उसके ऊपर 2+ चार्ज आ जाएगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है तो 3+ चार्ज आ जाएगा। क्लियर? अब सोडियम को ये एक इलेक्ट्रॉन निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी? यानी Na को Na+ में कन्वर्ट होने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इस चीज़ पर अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए, अपने को पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। और आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि
जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, और न्यूट्रल स्पीसीज़ के लिए जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। फॉर एग्जांपल सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है, तो इसके पास एटॉमिक नंबर कितना हुआ, 11 हुआ, यानी प्रोटॉन भी इसमें कितने होंगे, 11 होंगे, और इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितने होंगे, 11 होंगे। तो अब हमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं 11, तो कैसे भरते हैं आप 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे। कितना हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2,8,1। 2 इलेक्ट्रॉन तो कौन से शेल में हुए, के शेल में, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर, ये सारी चीज़ें आप 9th में पढ़ चुके हैं। अगर आपको फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं आता तो इस पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, वो जाके आप ज़रूर देखिएगा। क्लियर, के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, एल में मैक्सिमम 8, एम में 18 और एल में 32, 2, 8, 18, 32, 2,8, 18 और 32। के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, एम में 18 और एल में 32। क्लियर, अब इधर देखिए सोडियम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं, मुझे 11 इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं। तो देखो के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, मैं लिख देता हूँ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, के में 2, 8, 18 और एल में कितना आ सकता है 32। तो देखिए के में मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं, तो के में अपन ने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब के में तो और इलेक्ट्रॉन भरे नहीं जा सकते, तो अब मैं किस में इलेक्ट्रॉन भरता हूँ, एल में। एल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो देखो 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो 11 में से 8 और 2 कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन तो भर दिए। अब एल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते, तो अगला 1 इलेक्ट्रॉन और बाकी रहा है ना, 8 और 2 10, 11 में से 10 के पीछे 1 इलेक्ट्रॉन और बचा है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में चला जाएगा, एम शेल में। क्लियर, तो यानी सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन कितना हुआ, 2,8,1। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल। ये ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, आउटर मोस्ट शेल को क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल बोलते हैं। वैलेंस शेल का मतलब क्या हो गया, आउटर मोस्ट शेल। अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल यानी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो स्पीसीज, वो एटम क्या हो जाता है, हाईली स्टेबल हो जाता है। क्लियर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर सबसे बाहरी कोश, सबसे बाहरी शेल कौन सा हुआ, एम शेल हुआ ना। अब एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये स्टेबल होगा, नहीं होगा। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो एटम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और हर चीज़ क्या होना चाहती है, स्टेबल होना चाहती है। क्लियर, आप लोग पढ़ाई लिखाई किस लिए कर रहे हैं, ताकि अच्छे मार्क्स आके आगे बड़े होकर अच्छी जॉब लग सके, लाइफ में स्टेबिलिटी आ सके। मैं यहाँ पे पढ़ा क्यों रहा हूँ, लाइफ में स्टेबिलिटी आ सके। बाहर सब्जी वाला सब्जी क्यों बेच रहा है, ताकि उसकी भी लाइफ में स्टेबिलिटी आ सके। तो नेचर का एक सिंपल सा रूल है कि हर चीज़ क्या होना चाहती है, स्टेबल होना चाहती है। तो यहाँ पर ये स्टेबल नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके वैलेंस शेल कौन सा है, सबसे बाहर वाला कौन सा है, एम है ना। तो इसमें वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अभी स्टेबल नहीं हुआ है। लेकिन ये क्या होना चाहेगा, स्टेबल होना चाहेगा। स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन पहले कितने थे, 10, 11 थे, 11 में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10 इलेक्ट्रॉन बचे। तो इस Na+ का आप कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, 2,8 ही लिखोगे। 8 और 2 कितने हो गए, 10। पहले 11 थे, 11 में से 1 इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10 इलेक्ट्रॉन ही बचे। तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया, 2,8, यानी के में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, एल में कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। अब Na+ के केस में, Na+ के केस में आउटर मोस्ट शेल कौन सा हुआ, सेकंड शेल यानी एल शेल हो गया। और इस आउटर मोस्ट शेल यानी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। और जब भी किसी स्पीसीज़ के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो स्पीसीज़ क्या हो जाती है, हाईली स्टेबल हो जाती है। तो स्टेबल होने के लिए Na ने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला और किस में कन्वर्ट हो गया, Na+ में कन्वर्ट हो गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि Na से Na+ का फॉर्मेशन कैसे हुआ और क्यों हुआ, टू गेन स्टेबिलिटी। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर। तो आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रॉन निकालने पर किसका फॉर्मेशन हो जाता है, कैटायन का फॉर्मेशन हो जाता है। और उसका रीज़न क्या है कि सोडियम क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। क्लियर। अब अगर आप ये समझ गए हैं तो क्या आप Cl से Cl- का फॉर्मेशन भी आसानी से बता पाएंगे, बिल्कुल बता पाएंगे। चलिए देखते हैं।
आप खुद ही बता देंगे, देखिएगा। अपने को क्या देखना है, ये तो फॉर्मेशन देख लिया अपन ने कैटायन का। अब हम देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ एनायन। क्लियर। अगर इलेक्ट्रॉन के निकलने से पॉजिटिव चार्ज आता है तो इलेक्ट्रॉन के ऐड होने पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल Cl है, Cl में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, -1 चार्ज आ जाएगा। क्लियर। अगर 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ता तो 2 माइनस चार्ज आ जाता, 3 इलेक्ट्रॉन जुड़ता तो 3 माइनस चार्ज आ जाता। क्लियर। जैसे यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उतने पॉजिटिव चार्ज आते हैं, ठीक इसी तरह यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे उतना नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए वही कॉन्सेप्ट, अब हम देखेंगे कि Cl को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी एक इलेक्ट्रॉन लेने की कि वो Cl माइनस में कन्वर्ट हो गया, क्यों इतनी इसने तकलीफ़ उठाई। तो देखिए दोस्तों, सेम रीज़न, ऑक्टेट रूल आपको ध्यान रखना है। अगर किसी भी स्पीसीज़ के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वो चीज़ हाईली स्टेबल होती है। और दुनिया की सारी भागदौड़ किस लिए हो रही है, स्टेबिलिटी के लिए। तो देखिए आप खुद कर लेंगे, एटॉमिक नंबर कितना हुआ 17। अगर एटॉमिक नंबर 17 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना हुआ 17। और चूंकि ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो Cl के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 17 है, 17 है। तो अब हमें क्या करना है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करनी है। तो कैसे करेंगे, ठीक इसी तरीके से। कैसे करेंगे भाई, Cl 2, 8 और 7। के शेल में कितने गए, 2 इलेक्ट्रॉन। L में कितने गए, 8 इलेक्ट्रॉन। और M में कितने गए, 7 इलेक्ट्रॉन। बताया था ना कि के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। L में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 8, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। तो 8 और 2 कितने हो गए, 10। 17 में से 10 के पीछे कितने बचे, 7, यानी 7 इलेक्ट्रॉन और बढ़ना है। तो 7 इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में आ जाएगा, M शेल में आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई, क्लियर। अब इतना अगर आपने समझ गए तो आप खुद समझ गए होंगे कि वैलेंस शेल कौन सा है, M शेल है। M शेल कोई थर्ड शेल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा शेल वैलेंस शेल है, M शेल है। इस वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन होते ही क्या ये स्टेबल होगा, बिल्कुल सही, स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, अब 7 की जगह कितना हो जाएगा, 8, क्योंकि थर्ड शेल में मैक्सिमम 18 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 7 से 8 आसानी से हो सकता है। तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया भाई, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8,8, ठीक है। पहले 17 इलेक्ट्रॉन थे, अब कितने इलेक्ट्रॉन करने हैं इसको, अब इसके पास हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। तो क्या कर दोगे, 2,8, 8 और 2 कितने हो गए, 10। अब यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन बाकी है, 8 कौन से शेल में चले जाएंगे, M शेल, यानी तीसरे शेल में चले जाएंगे। क्लियर। अब इसका वैलेंस शेल कौन सा हुआ, वैलेंस शेल कौन सा हुआ उसका, M शेल हुआ। और M शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन होते ही ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और ऑक्टेट कंप्लीट होते ही ये Cl माइनस क्या हो गया, स्टेबल हो गया। क्या हो गया, स्टेबल हो गया। यहाँ पे Na+ भी क्या हो गया था, स्टेबल हो गया। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई, शाबाश, वेरी गुड। इतनी इंटरेस्टिंग है वही साइंस, इतनी इंटरेस्टिंग है केमिस्ट्री, है ना। ये आज की क्लास से आप पूरा केमिस्ट्री का सार आप समझ जाओगे कि बॉन्ड क्यों बनाते हैं, है ना। सारा खेल स्टेबिलिटी का है। क्लियर। अब इधर देखिए तो अब हमने क्या देखा, Na था, Na ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर किस में कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, Na+ में कन्वर्ट हो गया। क्यों कन्वर्ट हो गया ये अब आप समझ चुके हो सब, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन इसने निकाला, ये इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर लेगा, Cl ले लेगा। Cl एक इलेक्ट्रॉन लेकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों कन्वर्ट हो जाएगा ये भी अब आप देख चुके हो, स्टेबिलिटी के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो गया, Na+ का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो गया, Cl- का फॉर्मेशन हो गया। और हमें पता है कि अपोजिटली चार्ज स्पीसीज़ के बीच में हमेशा क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। और इसी अट्रैक्शन को अपन क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। और वो कंपाउंड जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड, यानी NaCl इज द आयनिक कंपाउंड। क्यों, क्योंकि इसके बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जा रहा है, इसमें कौन सा बॉन्ड पाया जा रहा है, आयनिक बॉन्ड पाया जा रहा है। और आयनिक बॉन्ड होता क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन कैटायन एंड एनायन। समझ गए, कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन कैसे होता है ये भी आप समझ गए। क्यों होता है, स्टेबिलिटी के लिए, ये भी आप समझ गए। इलेक्ट्रॉन को कैसे भरेंगे, वैलेंस शेल क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं,
स्टेबल कब होगा, ऑक्टेट रूल, ये सारी एक क्लास में आप सारी समरी समझ गए होंगे। क्लियर? तो यहाँ तक हम देख चुके हैं कि आयनिक कंपाउंड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आयंस क्या होते हैं, है ना, कोई एटम आयंस में कन्वर्ट क्यों होता है, कैटायन का फॉर्मेशन कैसे होता है, एनायन का फॉर्मेशन क्या होता है, ऑक्टेट रूल क्या होता है, कुल मिला के सारा आयनिक बॉन्ड के बारे में अब आपको सब कुछ पता है। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर? अगर ये बात अब आपके समझ में आ गई तो हम देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, हम ये देख लेते हैं कि किसी आयनिक कंपाउंड के लिए आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। एक बार अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे देखिए, जब भी मैं पढ़ाऊँ, जो भी पढ़ाऊँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर लेके रखिए। स्क्रीनशॉट ही पूरे मक्खन एक टाइप का है ना, ये अगर आपने एग्ज़ाम के टाइम पे देख लिया तो सारे मार्क्स फुल आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए देखिए, देखिए खुद कर लेंगे आप, कोई बड़ी बात नहीं है ना। अगर ये सारे कॉन्सेप्ट अगर ध्यान से आपने समझे हैं तो आप खुद कर लोगे। देखना क्या बता रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्लियर? अब ये जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो किसके लिए देख रहे हैं अपन, कौन से कंपाउंड के लिए देख रहे हैं, आयनिक कंपाउंड के बारे में देख रहे हैं। ठीक है? अब हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में आपको हमेशा कौन से इलेक्ट्रॉन शो करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में पाए जाते हैं, और वैलेंस शेल का मतलब आउटर मोस्ट शेल क्या कहलाता है, वैलेंस शेल कहलाता है। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो क्या लिखूंगा, वैलेंस शेल मतलब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल, वैलेंस शेल। और वैलेंस शेल का मतलब क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल। क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये सब अभी हम देख चुके हैं, ये सब अभी हम देख चुके हैं। क्लियर कर लेंगे आप? ठीक है? तो हमेशा ध्यान रखो, आयन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हमेशा आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही शो करना है। ये बात आप समझ के होंगे। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उन्हीं इलेक्ट्रॉन को आपको किस में शो करना है, वैलेंस, उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में शो करना है। ठीक है? देखिए जैसे क्वेश्चन आ गया NaCl, NaCl एक आयनिक कंपाउंड अभी अपन ने देखा क्योंकि इसमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है, Na प्लस और Cl माइनस के बीच में अट्रैक्शन है, तो ये क्या हो गया, आयनिक कंपाउंड हो गया। तो NaCl की आपको क्या बनानी है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनानी है। ठीक है? कैसे बनाओगे देखिएगा, ये Na हो गया, ये क्या हो गया, Cl हो गया। क्लियर? अब इधर देखो, मैंने कहा था वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताना है और इलेक्ट्रॉन को आपको डॉट के रूप में या क्रॉस के रूप में रिप्रेजेंट करना है। बस ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्लियर? Na के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई, देखिएगा 2,8,1 होता है। तो वैलेंस आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ही है ना। तो Na के ऊपर मैंने क्या बना दिया, एक डॉट बना दिया। क्लियर? ये डॉट क्या एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन है, तभी तो नाम पड़ेगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है? इलेक्ट्रॉन को आपको डॉट या क्रॉस के रूप में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है? अब देखिएगा इधर कौन है, Cl। Cl के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है ना। आउटर मोस्ट शेल कौन सा, M शेल, और M शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 इलेक्ट्रॉन को अपन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। सोडियम के इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो इसके इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दूंगा, ताकि हमको पता रहे कि कौन से इलेक्ट्रॉन सोडियम के हैं और कौन से इलेक्ट्रॉन Cl के हैं। क्लियर? तो 7 इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए, 2 2 4 5 6 और ये 7। क्लियर? कोई दिक्कत? तो Na और Cl क्या होगा, अब इधर देखिएगा, हर स्पीसीज क्या होना चाहती है, स्टेबल होना चाहती है। तो क्या करेगा, इसके क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन ही है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन ये सोडियम किसको दे देगा, Cl को दे देगा। क्लियर? जैसे एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो Na प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और Na प्लस में कन्वर्ट होते ही देखो सोडियम के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए,
Na+ के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना, और 8 इलेक्ट्रॉन होते ही ये भी क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद Cl में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 8 इलेक्ट्रॉन होते ही स्टेबल हो जाएगा। सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। यही तो हो रहा था, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा था किसको, Cl को, और किस में कन्वर्ट हो रहा था, सोडियम तो Na+ में कन्वर्ट हो रहा था, Cl में कन्वर्ट हो रहा था। तो सारा खेल किसका, 1 इलेक्ट्रॉन का ही है। तो देखो सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो अब सोडियम किस में कन्वर्ट हो गया, Na+ में कन्वर्ट हो गया। और Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई, Cl के पास कितने थे, 7 तो पहले ही थे, और 1 इलेक्ट्रॉन और इसमें ऐड हो गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो कैसे लिखूँगा, 2 2 4 5 6, ये 7 तो क्लोरीन का ही था, ये 8वां इलेक्ट्रॉन कौन सा था, जो सोडियम सा है इसके पास। जैसे इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, अब ये Cl किस में कन्वर्ट हो गया, Cl- में कन्वर्ट हो गया। ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, है ना। बच्चों वाली चीज़ है, कोई भारी चीज़ नहीं है। आपको तो इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन भी कौन से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनको आपको डॉट और क्रॉस के रूप में रिप्रेजेंट करना है, और क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। क्लियर। अब अगर आप ये कर लिया है अगर आपने, तो आप कोशिश कीजिएगा MgO इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने की, और दूसरा CaCl2, क्या नाम है इसका, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। इन दोनों की, ये दोनों ही क्या है, आयनिक कंपाउंड है, दोनों ही क्या है, आयनिक कंपाउंड है। कैसे पता चलेगा सर आयनिक कंपाउंड है या नहीं है, तो इसकी भी एक ट्रिक बता देता हूँ। देखिए इधर, ये याद रख लीजिएगा कि सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, ठीक है, मैग्नीशियम हुआ, कैल्शियम हुआ, ये सब आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, ये सब आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। देखो MgO, अब इसमें Mg आ गया ना, तो ये कौन सा बनाएगा, आयनिक कंपाउंड बनाएगा। कैल्शियम आ गया ना, कौन सा कंपाउंड बनाएगा, आयनिक कंपाउंड बनाएगा। NaCl में Na आ गया यहाँ से, तो वो भी कौन सा कंपाउंड हुआ, आयनिक कंपाउंड हुआ। क्लियर। तो जब भी किसी कंपाउंड में ये वाली एलिमेंट अगर आपको देखने को मिल जाए, तो आप समझ जाइएगा कि ये कंपाउंड कौन सा है, आयनिक कंपाउंड है। क्लियर। तो दोस्तों यहाँ तक आज के इस लेक्चर में आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, आयन क्या होता है, कैटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है, कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन कैसे होता है और क्यों होता है, कैसे कोई एटम स्टेबल हो सकता है, ऑक्टेट रूल क्या होता है, वैलेंस शेल क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। क्लियर। और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किस तरीके से हम बना सकते हैं किसी भी आयनिक कंपाउंड की, तो ये सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम देख चुके हैं। क्लियर। अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि जो आयनिक कंपाउंड है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड, जो कि हम अगले लेक्चर में देखेंगे।